यूनिट आउटपुट एंड कॉस्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है चालू कार्य या अर्धनिर्मित माल का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस और सेमी फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोसेस का मतलब उस तरह के माल से है या उन इकाइयों से है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, अर्थात जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हैं। इन इकाइयों पर मटेरियल, लेबर व खर्चे लग चुके हैं और कुछ हिस्सा इसमें ऊपरी व्यय का भी लग चुका है। ऐसे माल को हम अर्धनिर्मित माल या चालू कार्य कहते हैं। इसके मूल्यांकन और समायोजन के लिए दो मुख्य विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक जो कहती हैं कि अर्धनिर्मित माल का कारखाना लागत पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और दूसरी जो कहती हैं कि अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाना चाहिए। वैसे हम देखें तो अर्धनिर्मित माल में कुछ कारखाने के खर्चे भी लग चुके होते हैं, क्योंकि जब मटेरियल और लेबर यानी माल और श्रम जब किसी उत्पादन पे लगता है तो उसमें कुछ खर्चे भी साथ के साथ फैक्ट्री के होते ही रहते हैं, तो इसमें कुछ हिस्सा फैक्ट्री का भी लग चुका होता है। तो जब तक प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो, हमें अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन कारखाना लागत पर ही करना है। पर यदि प्रश्न में विचारधारा या कुछ दे रखा है तो फिर हमें उसे मूल लागत पर भी मूल्यांकन करना होगा। तो यदि हमें कारखाना लागत में मूल्यांकन करना है तो हम कॉस्ट शीट में उस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, और यदि हमें मूल लागत प्राइम कॉस्ट पे करना है तो हम उसे किस तरह से दिखाएंगे, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यदि ऑन फैक्ट्री कॉस्ट किया जा रहा है तो हम फैक्ट्री कॉस्ट से जस्ट पहले प्राइम कॉस्ट निकाल चुके होंगे। प्राइम कॉस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कॉस्ट शीट में कि डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाती थी, फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन यदि प्रश्न में WIP के स्टॉक की सूचना है तो WIP के स्टॉक के समायोजन करने के पश्चात हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात होगी। तो हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट एड फैक्ट्री ओवरहेड्स एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। दूसरी विचारधारा, यदि हमें प्राइम कॉस्ट पे करनी है तो क्वेश्चन हमारा शुरू से स्टार्ट होगा। पहले प्राइम कॉस्ट भी हम निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई। इसमें ही हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो हमारी प्राइम कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। तो प्रश्न में यदि स्पष्ट सूचना है, कुछ कह रखा है तो हम उसे फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय ही WIP का समायोजन करना है। दूसरा जो स्टॉक हमें प्रश्न में हो सकता है वह है अपना तैयार माल यानी फिनिश गुड्स का स्टॉक। यदि हमें फिनिश गुड्स के स्टॉक की सूचना भी प्रश्न में है तो उसका मूल्यांकन एवं समायोजन कैसे किया जाएगा। तो निर्मित माल चूँकि सारा खर्चा, मतलब निर्मित माल का मतलब है हमारा मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चे भी लग चुके हैं, माल हमारा तैयार है, सिर्फ बेचने के खर्चे बाकी हैं जो विक्रय के लिए लगाए जाएंगे। तो इसका समायोजन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाली होगी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई थी। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। उसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने के पश्चात इसमें समायोजन किया जाएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो राशि ज्ञात होगी वो हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यदि प्रश्न में निर्मित माल का स्टॉक भी दे रखा है तो उसका समायोजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात किया जाएगा। कभी कभी प्रश्न में फिनिश गुड्स की वैल्यू मूल्य के स्थान पर इकाइयाँ दी हुई होती हैं। यदि इकाइयों की सूचना है तो इकाइयों का मूल्यांकन, मूल्य निकालते समय उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी उसकी यूनिट्स कितनी हैं मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा कॉस्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही हमारे ज्ञात हो जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर
यूनिट हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने कॉस्ट शीट में या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में निकाला होगा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी इकाइयाँ हमने उत्पादन में तैयार की हैं। तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। यदि प्रश्न में सूचना नहीं है तो हमें पर यूनिट कॉस्ट निकाल के उसको इकाइयों से गुणा करके निकालना है, और यदि वैल्यू दे रखी है तो हमें सीधे उसका समायोजन कर देना है। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको इनके समायोजन और पूरी कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे वो मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। रेफ्रिजरेटर निर्माता के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न विवरणों से एक लागत पत्र, यानी हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है या कॉस्ट शीट बनानी है, जो भी आप कहें इसको। यहाँ पे सूचना दे रखी है हमें, फर्स्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस का 2 का स्टॉक दे रखा है हमने, रॉ मटेरियल का 1, वर्क इन प्रोसेस का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, दोनों की क्लोजिंग स्टॉक हैं, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस के, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। हमें निकालना क्या क्या है, हमें एक लागत विवरण पत्र तैयार करना है, हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट बनानी है, जिसमें हमें निकालना है प्रयुक्त सामग्री की लागत, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 2 हमको परसेंटेज भी निकालनी है। तो हम शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 हमें बनानी है। सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है रॉ मटेरियल। यदि प्रश्न में डायरेक्ट मटेरियल है तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे, नहीं तो, और यदि हमें स्टॉक की सूचना है तो हम शुरू करेंगे इस तरीके से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो प्रश्न में हमें दे रखा है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दे रखा है यहाँ पर 2,25,000, 2,25,000। इसे हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। यहीं पर हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमें प्रश्न में दे रखा है 4,77,000। ये टोटल वो माल आ जाएगा जो हमने प्रोडक्शन में काम में लिया था, पुराना भी और नया खरीदा गया भी। इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमें प्रश्न में दे रखा है 2,04,000। तो जो चीज़ निकलेगी वो हमारी कहलाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारी पहली सूचना इस प्रश्न में चाहिए गई थी वो हमारी यहाँ निकल जाएगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम 7,02,000 माइनस 2,04,000, तो इट्स 4,98,000। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट वेजेस, कोई भी वेजेस डायरेक्ट के नाम से है, प्रोडक्टिव वेजेस के नाम पे है, या इवन फैक्ट्री वेजेस के नाम से यदि वेजेस है तो वेजेस हमारी डायरेक्ट वेजेस ही होती है, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस के नाम से हो, चाहे वो प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से हो, और चाहे वह फैक्ट्री वेजेस के नाम से ही क्यों ना हो, वो हमारी डायरेक्ट वेजेस कहलाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब उन खर्चों से है जो माल खरीदने से लेकर आपके फैक्ट्री तक पहुंचाने तक जो खर्चे होते हैं, यानी खरीदने पर जो खर्चे किए जाते हैं, खरीदने से लेकर माल फैक्ट्री तक पहुंचाने तक जो भी खर्चे होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, यानी जो प्रोडक्शन में जिनका मेन रोल है, जो हर एक इकाई के साथ बढ़ते हैं, हर एक इकाई के साथ कम होते हैं, उसी अनुपात में वो खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें दे रखी है रॉयल्टी, यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से है, इसी को हम डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे, वो है हमारी 1,70,000 और रॉयल्टी है हमारी 8,000। दिस इज़ 1,70,000 है हमारी प्रोडक्टिव वेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो यहाँ पे रॉयल्टी है वो है हमारी यहाँ पर 8,000। तीनों को हम यदि ऐड कर देंगे तो दैट्स कॉल्ड प्राइम कॉस्ट।
मूल लागत 6,76,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि प्रश्न में कोई सूचना नहीं है कि हमें वर्क इन प्रोसेस कहाँ दिखाना है, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही वर्क इन प्रोसेस का समायोजन किया जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे आइटम एक से अधिक हैं, जैसे नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पे दो खर्चे हैं, दोनों ही कहाँ दिखाएंगे। एक थोड़ा सा फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैं आपको कोई भी खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित हैं और इनडायरेक्ट हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ऐसे खर्चे जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं और इनडायरेक्ट हैं वो हमारे ऑफिस या फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल किए जाएंगे। और ऐसे खर्चे जो सेल्स से संबंधित हैं और इनडायरेक्ट हैं वो हमारे सेलिंग ओवरहेड्स में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस हमारी डायरेक्ट वेजेस है और नॉन प्रोडक्टिव वेजेस हमारी फैक्ट्री वेजेस है। तो फैक्ट्री में शामिल की जाएगी एक तो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, और एक आ जाएंगे यहाँ पे अपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है हमारी 40,800 और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं हमारे 45,200। इसी में हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है हमारा यहाँ पर 64,000 और क्लोजिंग है हमारा यहाँ पर 97,000। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। पहले हम खर्चे जोड़कर बाहर दिखा देंगे। टोटल खर्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं ये 86,000। इसी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा हमारा 64,000। 8,26,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो था हमारा 97,000। इसको हम लेस कर देंगे तो जो चीज़ निकलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत, जिसको हम वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये हमारी आ जाएगी 7,29,000। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहाँ पे हमें दे रखे हैं ऑफिस ओवरहेड्स, इसको आप ऑफिस ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स हमको दे रखे हैं 45,660 और सेलिंग दे रखी है हमको 36,540। तो ये हमारा आ जाएगा 45,660। इसको ऐड करते ही हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की लागत जो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 7,74,660। अब यदि प्रश्न में फिनिश गुड्स की सूचना भी होती स्टॉक की तो इस राशि में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया जाता और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया जाता। तो हमारी क्या चीज़ निकल जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चूँकि यहाँ प्रश्न में सूचना नहीं है तो हमें अब इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स हैं हमारे 36,540 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आ जाएगी 8,11,200। ये एक तरीका है सिंपल वे में कॉस्ट शीट बनाने का। इसके साथ हमसे दो सूचना और पूछी गई है। एक परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी कोई फार्मूला हमको 2 की लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है तो उसमें फर्स्ट वैल्यू ऊपर और लास्ट की जो वैल्यू होती है वो फार्मूले में नीचे लिखी जाती है, डिवाइड की जाती है। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स है 86,000, डायरेक्ट वेजेस है हमारी 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो
आंसर हमेशा हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 50.59%। यानी यहाँ पर जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट वेजेस का लगभग 50.59% हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं 45,660 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी 7,29,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारा रेशो आ जाएगा लगभग 6.26%। ये दोनों फॉर्मूले आगे जब हम पढ़ेंगे, टेंडर प्राइस निकालनी हो या हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी हो, तो ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पे काम आते हैं। जहाँ प्रश्न में आपको मूल लागत की सूचना तो होगी और ऊपरी व्ययों का हमें अवशोषण करना होगा या अनुमान लगाना होगा, तो वहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का अनुमान वेजेस पर बेस होगा और ऑफिस ओवरहेड्स हमारे फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस होंगे। और कोई फर्दर सूचना है तो उसको आधार बनाते हैं, और यदि कोई स्पष्ट सूचना नहीं हो तो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस के अनुपात में और ऑफिस ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट के अनुपात में निकाले जाते हैं। आज के लिए इतना।